हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस समय आप लोगों को राष्ट्रपति बता रहा हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन, योग्यता और शक्तियों में सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, जिसमें कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सामान्यकालीन शक्तियों से अवगत कराया था। आज का विषय है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, जो कि मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करेगा। यानी कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वह मंत्री परिषद के परामर्श से करता है, चाहे वह सामान्यकालीन शक्तियां हो चाहे आपातकालीन शक्तियां हों। सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी अधिकार कुछ राष्ट्रपति के पास प्राप्त हैं, और विधायी कार्य हैं, न्यायिक कार्य हैं, वित्तीय कार्य हैं, जो कि वह मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। यह जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, इन शक्तियों का प्रयोग भी राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श से ही करता है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां किन किन अनुच्छेदों में दी गई है। पहला अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में दी गई हैं। अनुच्छेद 352 कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका होने पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की आशंका होने पर अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि भारत को राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरा उत्पन्न हो गया है और भारत में युद्ध की, विदेशी शत्रुओं से युद्ध की आशंका है या बाह्य आक्रमण की आशंका है या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की आशंका है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श से अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 353 में और 354 में उद्घोषणा का प्रभाव को दिया गया है। जो उद्घोषणा, राष्ट्रपति का जो उद्घोषणा होती है, उद्घोषणा का जो प्रभाव होता है, उन प्रभावों का वर्णन अनुच्छेद 353 और 354 में दिया गया है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संघ पर राज्यों के प्रति दो कर्तव्य आरोपित किए गए हैं। दो कर्तव्य आरोपित, यानी कि संघ का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक राज्य की आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य की युद्ध या आंतरिक अशांति से वह इसकी सुरक्षा करेगा, राज्य की सुरक्षा करेगा। दूसरा है, प्रत्येक राज्य की सरकार को संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करेगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 352 में संघ को दायित्व सौंपे गए हैं राज्य के प्रति। संघ को दायित्व सौंपे गए हैं किसके प्रति? राज्य के प्रति। यानी कि राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगा, आंतरिक अशांति से सुरक्षा करेगा, वह संविधान के अनुसार राज्य की शासन प्रणाली चलाया जाना सुनिश्चित करेगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद के लिखित परामर्श से की जा सकती है। लिखित परामर्श से, मौखिक नहीं, लिखित परामर्श से की जा सकती है। यह लिखित परामर्श आवश्यक होता है और अनुच्छेद 352 का जब प्रयोग किया जाता है तो एक माह के अंदर
दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होता है। संसद के द्वारा 1 माह के अंदर संसद के द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होता है। अनुमोदन होना आवश्यक होता है। जब संसद के द्वारा ये अनुमोदन हो जाता है, 1 माह के अंदर अनुमोदन हो जाता है, तो अनुमोदन होने के पश्चात इसको 6 माह करके 6 माह बढ़ाया जा सकता है। 6 माह तक इसको लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 को लागू किया जा सकता है। 6 माह करके इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 6 माह के बाद फिर संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। अनुमोदन जब अनुमोदन लेना आवश्यक होता है, संसद के द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात ये 6 माह करके अनिश्चित कालीन तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, अनिश्चित कालीन तक बढ़ाया जा सकता है इस अनुच्छेद 352 को। जैसे भारत में पहली बार लागू हुआ 1962 के समय, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरी बार लागू हुआ 1971 में जब पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया, और तीसरी बार लागू हुआ 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर। आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने आंतरिक अशांति के नाम पर 1975 में इमरजेंसी लगा दी, और इस तरह से 1971 में लागू की गई जो इमरजेंसी थी, जो आपातकालीन थी, वह 1977 में समाप्त होती है। 1977 में चुनाव के समय समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से अनुच्छेद 352 का प्रयोग अब तक 3 बार किया गया। अनुच्छेद 52 का प्रयोग। इस उद्घोषणा की समाप्ति कैसे हो सकती है? इस अनुच्छेद 352 को राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा वापस ले सकता है। राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा भी बहुमत प्रस्ताव पारित करके उद्घोषणा को वापस ले सकती है। लोकसभा प्रस्ताव पारित करके उद्घोषणा को वापस ले सकती है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अनुच्छेद 352 जब लागू होता है तो इसका प्रभाव क्या क्या होता है। अनुच्छेद 352 का प्रभाव क्या होता है? जब अनुच्छेद 352 का प्रभाव होता है तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती ही है, साथ साथ समस्त राज्यों की कार्यपालिका और विधायी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। पहला, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित हो जाती है? राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। दूसरा, संसद को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्य सूची के सभी विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और संसद द्वारा जो बनाई गई विधि होती है, जैसे कि अनुच्छेद 250 में यह संसद को कुछ आपातकालीन अधिकार दिए गए हैं कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 250 के तहत संसद आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। लेकिन संसद द्वारा बनाई गई जो विधि है उद्घोषणा के न रहने पर समाप्त हो जाती है। यानी कि जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून भी समाप्त हो सकता है। और चौथा है राजस्व वितरण, जो अनुच्छेद 268 से 279 में दिया गया है। 268 से 279 में दिया गया है राजस्व वितरण जो है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है या उपांतरण किया जा सकता है। मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में जितने भी मूल अधिकार हैं, समस्त मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में इसका निलंबन नहीं किया जा सकता है। संसद का कार्यकाल आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तक संसद का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से जब अनुच्छेद 352 के तहत विदेशी आक्रमण या युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की आशंका उत्पन्न होती है तो मंत्रिपरिषद के परामर्श से
राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, यानी कि संघ के साथ साथ राज्यों की भी कार्यपालिका और विधायी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है और नागरिकों के मूल अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता, निलंबन भी हो जाता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 में यह वर्णित है, यह कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन मिल जाए या राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए किसी भी माध्यम से कि राज्य की कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं, यानी कि राज्यों में जो सरकार है, जो शासन है, वह संविधान के अनुरूप नहीं चलाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, यानी कि इसमें लिखित परामर्श आवश्यक नहीं है, राज्यपाल मौखिक भी कर सकता है, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राज्य की कार्यपालिका को निलंबित कर सकता है, भंग कर सकता है। और अनुच्छेद 256 और 257 और 353 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को निर्देश दे सकती है, यानी कि राज्यों को निर्देश दे सकती है। राज्यों को अनुच्छेद 353 के तहत राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति कैसे कार्य करे, राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को निर्देश दे सकती है। तो इस तरह से जब अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति भंग हो जाती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति भंग हो जाती है। समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, राज्यपाल के माध्यम से, यानी कि तब राज्य का जो मुखिया हो जाता है आपातकाल के समय अनुच्छेद 356 के तहत वह राज्यपाल हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है, उसमें फिर मुख्य सरकार भंग कर दी जाती है। इस उद्घोषणा को अनुच्छेद 356 को संसद द्वारा 2 माह के अंदर पारित कराना आवश्यक होता है। साधारण विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, साधारण बहुमत से पारित कराना आवश्यक होता है। और यदि लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा के द्वारा इसको अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। लेकिन जब संसद की लोकसभा की जब बैठक होती है तो 30 दिन के अंदर लोकसभा से भी बहुमत या पारित कराया जाना आवश्यक होता है। इसकी जो अवधि होती है 356 की अवधि होती है, यह 2 माह के अंदर अनुमति मिलने के पश्चात इसको 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है, 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है और 6 माह तक के लिए 6 माह करके इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में यह 3 वर्ष से अधिक नहीं लागू किया जा सकता है, 3 वर्ष से अधिक नहीं लागू किया जा सकता है। 1 वर्ष के पश्चात उसी स्थिति में लागू किया जा सकता है जब संसद कोई संकल्प पारित करती है, जब संसद संकल्प पारित करती है कि या फिर आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है, या फिर निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दिया है कि राज्यों में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, निर्वाचन आयोग ने यह प्रमाणित कर दिया गया है कि चुनाव नहीं कराया जा सकता है राज्यों में, तो इस स्थिति में 1 वर्ष से अधिक इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 वर्ष से अधिक इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पे राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाती है और राज्यपाल राज्य का प्रशासक बन जाता है और इसमें मौलिक अधिकारों का भी निलंबन किया जा सकता है। इसका प्रभाव क्या होता है? अनुच्छेद 356 का प्रभाव क्या होता है? अनुच्छेद 356 का प्रभाव, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित हो जाती है? राज्य में, राष्ट्रपति में निहित हो जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल को समय समय पर दिशा निर्देश देता रहता है और राज्य की विधानमंडल की समस्त शक्तियां संसद या उसके अधीन प्राधिकारी
के अधीन प्रयोग में की जाएगी। यानी कि विधायी शक्ति भी किसमें निहित हो जाती है? संसद में निहित हो जाती है। विधायी शक्ति भी संसद में निहित हो जाती है। तो इस तरह से यह 356 है। 356 राष्ट्रपति की तीसरी शक्तियां हैं अनुच्छेद 360 वित्तीय आपदा उत्पन्न होने पर, वित्तीय आपदा उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360 के तहत जब राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा कि भारत या उसके किसी भाग को वित्तीय स्थायित्व अथवा उसके भारत के शाख को वित्तीय शाख संकट की स्थिति में है, संकट यानी कि मंदी का दौर प्रारंभ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए लिखित अनुमोदन आवश्यक नहीं है, यानी कि मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का लिखित अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। यह इसको वित्तीय आपदा को 2 माह तक लागू किया जा सकता है। आर्थिक शाख खतरे में उत्पन्न होता है तो 2 माह तक लागू किया जा सकता है, और संसद के अनुमति से इसको अनिश्चितकालीन तक बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चितकालीन तक बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है या परिवर्तित कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को पूरी शक्ति दी गई है कि वह उद्घोषणा को समाप्त कर सकता है या उद्घोषणा को जारी कर सकता है। अब जब अनुच्छेद 360 का प्रयोग होता है, यानी कि वित्तीय आपातकालीन का प्रयोग होता है, तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव यह होता है कि संघ की कार्यपालिका द्वारा किसी राज्य को ऐसे वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दिया जा सकता है। यानी कि वित्तीय औचित्य का पालन करने का निर्देश किसके द्वारा दिया जा सकता है? संघ की कार्यपालिका द्वारा राज्यों को दिया जा सकता है। और राज्यों के अधीन या संघ के अधीन जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती किया जा सकता है। और जितने भी इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन और भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। यानी कि जो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो पारित धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, धन विधेयक या वित्त विधेयक है, वह राष्ट्रपति के वित्त विधेयक है, राष्ट्रपति के परामर्श के लिए आरक्षित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो आपातकालीन है, यह भी अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। यह आपातकालीन अभी भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है, यानी कि एक बार भी लागू नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक भारत में आर्थिक अस्थायित्व को या आर्थिक साख को खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां मिले हुए हैं। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत वह इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, राष्ट्र हित में वह इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसा कि हृदयनाथ कुंजरू कहते हैं, हृदयनाथ कुंजरू कहते हैं कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यानी कि राष्ट्रपति को जो आपातकालीन अधिकार दिए गए हैं वह संविधान के साथ धोखा है। क्यों धोखा है? क्योंकि राष्ट्रपति कोई कार्य करता नहीं, वह सब कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति एक रबड़ की मुहर ही है। राष्ट्रपति क्या है? एक रबड़ की मुहर है। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपभोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं, या इसको हम राष्ट्रपति की वैवेकीय शक्तियां भी कहते हैं। वैवेकीय
शक्तियां, विवेकीय शक्तियां भी कहते हैं। जैसा कि अनुच्छेद 353 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जो मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 74 में कहा गया है, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा। यानी कि राष्ट्रपति किसकी सहायता से काम करता है? मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करता है। इसीलिए किसी कार्यों के लिए राष्ट्रपति की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है, सारी रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है। जैसा कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को वही स्थिति प्राप्त है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को वही स्थिति प्राप्त है जो ब्रिटेन में सम्राट की स्थिति है। यह राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। वह साधारणतया मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य होगा। वह मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है और न ही मंत्रियों की सलाह के बिना कुछ कर सकता है। न तो मंत्रियों के सलाह के विरुद्ध कुछ कर सकता है, न तो मंत्रियों के सलाह के विरुद्ध कुछ कर सकता है, न तो उसके सलाह के बिना कुछ कर सकता है। इसीलिए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायित्व किसका है? मंत्रिपरिषद का है। राष्ट्रपति कोई गलती, जिस तरह से ब्रिटेन में सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता है, वैसे ही यहाँ राष्ट्रपति कोई गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि सारी रिस्पांसिबिलिटी शासन के कार्यों के लिए, विधायी कार्यों के लिए किसकी है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की है। परंतु भारत में कुछ संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को कुछ विवेकी शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। जैसे वह विवेकी शक्तियां कौन सी हैं? खंडित जनादेश मिलने पर, खंडित जनादेश मिलने पर, जब चुनाव होता है, जो सामान्य निर्वाचन, लोकसभा का सामान्य निर्वाचन जब होता है, लोकसभा का जब सामान्य निर्वाचन होता है, सामान्य निर्वाचन के दौरान यदि संसद में किसी को भी बहुमत न मिले, लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले, बहुमत कितना है? 272। यह 272 सीट किसी भी पार्टी को न मिले, खंडित जनादेश होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। वह किसी भी पार्टी के लीडर को, सर्वोच्च लीडर को, वरिष्ठ लीडर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है और उसको यह आभास हो जाए कि यह व्यक्ति विश्वास मत हासिल कर लेगा, यानी कि बहुमत साबित कर लेगा। तो वह देखता है राष्ट्रपति की कौन सी पार्टी बहुमत साबित कर लेती है गठबंधन के साथ, तो ऐसे पार्टी के लीडर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। और दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, जब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, जब सरकार के विरुद्ध या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पश्चात फिर भी मंत्रिपरिषद अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, मंत्रिपरिषद अपने पद से इस्तीफा नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में यह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। यह राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां हैं। इसके अलावा यदि प्रधानमंत्री की, जो प्रधानमंत्री है उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो बहुमत दल है वह बहुमत दल अपने नेता का चयन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी लीडर को जो उसकी नजर में योग्य है और जिसको लगता है कि यह कार्यभार को उत्तरदायित्व पूर्वक संपादित कर पाएगा, ऐसी स्थिति में वह किसी भी लीडर को, पार्टी के किसी भी लीडर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देने के संबंध में, अनुमति देने के संबंध में राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देने के संबंध में भी उसको कुछ विवेकी शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह विधेयकों पर अनुमति दे भी सकता है और विधेयकों पर अनुमति नहीं भी दे सकता है। इस विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पावर प्राप्त हैं, 3 प्रकार के वीटो पावर प्राप्त हैं। पहला है
अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक वीटो, या इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वीटो, वीटो पावर। अत्यांतिक वीटो ऐसा वीटो होता है कि जिसमें राष्ट्रपति इन विधेयकों पर अनुमति नहीं देता है और यह विधेयक समाप्त हो जाते हैं। अत्यांतिक, एब्सोल्यूट यानी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, फिर ये पारित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में करता है, गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में करता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, इसको हम कहते हैं सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो। इस वीटो का उद्देश्य होता है विधेयकों पर विलंब करना। इस राष्ट्रपति जब संसद द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है, वह राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग कर सकता है। इस वीटो का प्रयोग करने से यह विधेयक समाप्त नहीं हो सकता है, बल्कि विलंब हो सकता है, विलंब हो सकता है। अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजने के लिए अधिकार दिया गया है, यानी कि पुनर्विचार के लिए वो लौटा सकता है, विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। सिर्फ धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों को छोड़कर, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों को छोड़कर वह इसको पुनर्विचार के लिए विधेयकों को लौटा सकता है। और इस का प्रयोग, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग सबसे पहले आर वेंकट रमन ने किया था, वेंकट रमन ने किया था। किस पे किया था? संसद सदस्यों के पेंशन संबंधी विधेयक, यानी कि ये पेंशन संबंधी विधेयक पर इन्होंने इसका प्रयोग किया था। और उसके बाद इसका प्रयोग एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने सांसदों के अयोग्यता निवारण संबंधी विधेयकों पर किया था 2005 में। और यह विधेयक क्या हुआ, जैसा कि आपने सुना होगा कि यह विधेयक पारित नहीं हो पाया, यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो इस तरह से सस्पेंशन वीटो का प्रयोग केवल विधेयकों के विलंब के लिए ही किया जा सकता है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा पावर है जेबी वीटो, जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो जिसको कहते हैं, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग जो होता है वह, इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। जब विधेयक संसद के द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं, तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर, जबकि उस विधेयक पर न तो अनुमति देता है, न तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, न तो अनुमति देता है और न ही उस पर कोई सिग्नेचर करता है। तो इस तरह से वह उसकी जेब में पड़ा रहता है, वह जेब में पड़ा रहता है। जेब का मतलब राष्ट्रपति के उसके ऑफिस में पड़ा रहता है, और ऑफिस में जब पड़ा रहता है तो उस विधेयकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह, जो राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 में ज्ञानी जैल सिंह, उसमें भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, और 1986 में जो प्रधानमंत्री थे वह राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, और ज्ञानी जैल सिंह ने इस विधेयकों पर कोई अनुमति नहीं दी, और यह भी विधेयक समाप्त हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को आपातकाल के साथ साथ कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश साम्राज्य की है। राष्ट्रपति सारे जितने भी कार्य किए जाते हैं वह सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, लेकिन उसको करने वाले कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा ही समस्त कार्यों को संपादित किए जाते हैं। और राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक दिए गए हैं।
तो यह राष्ट्रपति समाप्त हुआ। मेरा अगला वीडियो होगा उपराष्ट्रपति पर। तब तक के लिए धन्यवाद।